हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी गंगा पाठ्य पुस्तिका से। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं लता मंगेशकर जी की कुछ बातें सुनी, जिसमें साक्षात्कार में वो अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने परिवार और साथ में अपने जीवन के जो संघर्ष है उनके बारे में बताती हैं। तो इसी के हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। आज की क्लास में भी आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, कल की क्लास में हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और कुछ आपके प्रश्न किए थे, जो कि आपके लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्न हैं। तो आइए आज हम आगे यहीं से प्रश्न को शुरू करते हैं। लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार से उनके पिता का प्रभाव जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं वो कुछ यहाँ पर हमने पॉइंट्स में लिखे हैं। जैसे पहला है संगीत की गहरी नींव। संगीत की जो प्राथमिक शिक्षा है वो लता मंगेशकर जी ने अपने पिता से ही सीखी, यानी कि घर से ही उनको जो है संगीत का माहौल मिला, जिससे उनके गायन में शास्त्रीय शुद्धता और सुरों का पक्कापन आया। तो देखिए, जो चीज हम घर से सीखते हैं ना, वो चीज हम कभी नहीं बोलते हैं, चाहे वो हमारे रीति रिवाज हैं या फिर हमारे संस्कार हैं। तो उन चीजों को हम पूरे जीवन जो है अपने साथ लेकर चलते हैं। तो लता मंगेशकर जी क्योंकि एक जो है प्रसिद्ध गायिका हैं, जिन्होंने अपने सुरों से जो है पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, अपनी पहचान बनाई है। ये जो संगीत उनको सीखने को मिला, ये इनके पिता से ही मिला। यानी कि शुरुआती दौर में देखिए, जब भी कोई सीखता है तो वो किसी से सीखता है। तो इनके पिताजी भी गाते थे, इसलिए जो प्राथमिक शिक्षा इनको मिली गायन की, ये उनके घर से ही मिली थी, जिससे उनके गायन में जो एक शास्त्रीय शुद्धता और सुरों का पक्कापन आया। स्वाभिमान और निडरता। लता मंगेशकर जी अपने पिता के समान ही स्वाभिमानी बनी, क्योंकि उन्होंने यही बात कही कि उनके पिता जो है एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो ये जो है अपने पिता की तरह ही स्वाभिमानी बनी है, ऐसा इन्होंने अपने साक्षात्कार में भी बताया। उन्होंने रॉयल्टी जैसे मुद्दों पर स्टैंड लेकर साबित किया कि वे सभी बात के लिए झुकने वालों में से नहीं है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी जो है हमें झुकना भी पड़ता है, लेकिन परिस्थितियां कभी ऐसी भी होती हैं कि हमें जो है वहां पर स्टैंड लेना पड़ता है। झुकने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पर हमें जो है निडरता के साथ समाज का या किसी का भी जो है हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर विपरीत बातें हैं, हर जगह झुकना आवश्यक नहीं है। जहां अपने स्वाभिमान की बात आती है तो वहां हमें जो है स्टैंड भी लेना पड़ता है। तो ऐसा ही लता मंगेशकर ने भी बताया कि उनके पिता एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और स्वयं ये भी जो है अपने पिता को अनुसरण करती थी, और ये भी एक स्वाभिमानी गायिका थी। साथ में कहती हैं, सही बात के लिए झुकने वालों में से नहीं है ना। तो अथाह समर्पण और साधना। पिता को घंटों रियाज करते देख उन्होंने संगीत को केवल पेशा नहीं बल्कि एक कठिन साधना माना। तो देखिए, इनके पिता भी जो है बहुत संघर्ष करते थे, इसलिए जो है इन्होंने भी संगीत को सिर्फ अपना पेशा नहीं माना है, बल्कि उसको जो है साधना की तरह किया, कठिन साधना माना, और उसमें जो है वो लगी रही, जिसके लिए घंटों स्टूडियो में भूखी प्यासी खड़ी रहती थी। बहुआयामी दृष्टिकोण। पिता की तरह उन्होंने भी कला के विविध रूपों को अपनाया। यही कारण था कि वे शास्त्रीय संगीत से लेकर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के गीतों को सहजता से गा सकती थी। तो इनका जो है बहुआयामी दृष्टिकोण था इनके पिता का, और पिता की तरह जो है लता जी ने भी विभिन्न रूपों में अपनाया, और यही कारण था कि वो शास्त्रीय संगीत भी गाया करती थी और साथ में जो क्षेत्रीय भाषाओं के गीत हैं उनको भी वो सहजता के साथ गा देती थी। तो इनके पिता का जो है बहुत ही गहरा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा, जिसमें संगीत की नींव इनके पिताजी ने ही डाली। साथ में एक स्वाभिमानी और निडर बनी अपने पिता के ही संस्कारों से। अतः समर्पण और साधना। अपने गीत को, अपने संगीत को जो है उन्होंने जो है एक पेशा नहीं समझा बल्कि एक साधना की तरह जो है उसमें साधना की, और बहुआयामी दृष्टिकोण इनका रहा। तो ये जो है अपने शास्त्रीय संगीतों के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा के जो गीत हैं उनको भी बड़े सहजता, बड़े ही सरल तरीके से वो गा लेती थी। तो ये जो है कुछ प्रभाव इनके जीवन पर पड़े हैं।
और यदि आपको पेपर में आता है तो इसी तरह से आप लिखेंगे क्या क्या प्रभाव इनके पिताजी का पड़ा है इनके जीवन पर। मजबूत नैतिक संस्कार। पिता के निधन के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में पूरे परिवार का भार उठाना उनके द्वारा पिता द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व और साहस के संस्कारों का ही परिणाम रहा होगा, है ना। चलिए, प्रभाव दर्शाने वाले प्रमुख कार्य। नाम आगे बढ़ाना। अब जो है इसके बाद इन्होंने अपने क्या क्या प्रभाव इसका पड़ा। नाम आगे बढ़ाना। लता जी हमेशा मानती थी कि उनकी हर सफलता उनके पिता का ही आशीर्वाद है। उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल और पुरस्कारों के जरिए अपने पिता की स्मृति को जीवित रखा। मराठी यानी कि इन्होंने जो है एक दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल खोला, साथ में इनको जो है अनेक पुरस्कार भी मिला। तो इन सब की वजह से देखिए, किसी के नाम पर जब कोई अस्पताल बनता है तो देखिए व्यक्ति तो कब का चला जाता है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति रहता है तब तक जो है उस व्यक्ति की स्मृतियां, यादें जो है जीवित रहती हैं। तो मराठी और शास्त्रीय जुड़ाव। फिल्मी दुनिया में होने के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ों, यानी कि जड़ों का मतलब जहां से वो रही है, जहां वो पली बड़ी हैं, मराठी संस्कृति और शास्त्रीय संगीत को कभी नहीं छोड़ा। देखो, इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में गाने गाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मराठी को, संस्कृत को और शास्त्रीय जो संगीत है उनको भी नहीं छोड़ा, जो उनके पिता के व्यक्तित्व का ही हिस्सा रहा है। तो ये जो है आजीवन इनके साथ जुड़ा रहा। तो मराठी और जो शास्त्रीय जुड़ाव है ये भी इनके साथ रहा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख सकते हैं। चलिएगा, चलिएगा। मैंने अपने पिता का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? तो यहाँ अपने साक्षात्कार में लता जी ने क्या कहा है कि मैंने अपने पिता का नाम जो है थोड़ा आगे बढ़ाया है, थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया है। तो नाम आगे बढ़ाने से उनका क्या अर्थ है, क्या कहना चाहती है लता जी? क्या ये सिर्फ प्रसिद्धि पाना है कि वो एक प्रसिद्ध गायिका बनी, या फिर इससे जो है कुछ और महत्वपूर्ण जो उत्तरदायित्व थे वो भी जुड़े हुए हैं? तो लता मंगेशकर के नाम आगे बढ़ाने का अर्थ केवल प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि इससे एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, उनके लिए इसका अर्थ है अपने पिता की प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखना, उसके द्वारा सिखाए गए संगीत के मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाना, अपने कार्य में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण दिखाना। इसलिए नाम आगे बढ़ाना केवल नाम कमाना नहीं, बल्कि परिवार की विरासत को सम्मान पूर्वक निभाना और उसे ऊंचा उठाना। तो इसलिए यहाँ पर लता जी क्या कहती हैं कि सिर्फ नाम बढ़ाने से अर्थ उनका ये नहीं है कि उन्होंने बस प्रसिद्धि पाई, उन्होंने अपने पिता का सम्मान, अपने पिता के सम्मान को बढ़ाया, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, उनके द्वारा सिखाए गए संगीत के मूल्यों एवं परंपराओं को आगे बढ़ाया, अपने कार्य में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण दिखाया। इसलिए नाम आगे बढ़ाना केवल नाम कमाना नहीं, बल्कि परिवार की विरासत को सम्मान पूर्वक निभाना और उसे ऊंचा उठाना भी है। चलिएगा, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ कैसे संबंध थे। तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो अकेले जो है कोई भी काम नहीं किया जाता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर आपको ग्रुप में लोगों की आवश्यकता होती है, कुछ काम आप अकेले कर सकते हो, बट फिर भी किसी न किसी का सपोर्ट रहता है, चाहे वो आपके साथी हों या फिर आपके घर परिवार, किसी न किसी का साथ आपको जरूर चाहिए। तो जैसे संगीत जैसी जो कला है, इसमें देखिए जो मुख्य गायक होता है, कभी भी आपने गाना जब आप सुनते होंगे तो एक मुख्य जो गायक होता है उसके पीछे जो है, जो तबला बजता है या हारमोनियम, जो भी आपके
म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं वो भी बजाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि गायक हर वक्त जो है एक ही सुर में गा रहा होता है, कहीं वो रुकता है तो पीछे जो संगतकार होते हैं वो भी उसके साथ गाते हैं, तो उनका भी वहां पर उनकी भी मुख्य भूमिका होती है। लेकिन हम लोगों की कभी भी उन पर जो है ध्यान नहीं जाता है। आगे आप संगतकार एक कविता भी पढ़ेंगे क्लास 10th में, जहां पर कवि ने संगतकार यानी कि मुख्य गायक के पीछे जो संगतकार है उनकी भूमिका भी बताई कि किस तरह से वो जो है मुख्य गायक का साथ देते हैं। तो देखिए, अपने साक्षात्कार में लता जी ने भी अपने संगीत में जो उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, उनके साथ जो है पीछे से जो गाने वाले हैं, जिसको कोरस भी कहते हैं, जब लड़कियां एक साथ गाती हैं, एक मुख्य गायिका होती है, वो किसी लय को गाती है, किसी लाइन को गाती है, उसके पीछे से जो है कहीं ना कहीं मुख्य गायिका अंतरा को गाती है, तो वो जो है जो मुख्य लाइन होती है उसको गाती है। तो क्या कहती हैं, क्या उनका जो है उनके साथ संबंध रहे, कैसे उनके साथ संबंध रहे, है ना। तो साक्षात्कार से पता चलता है कि लता जी के अपने सहयोगियों, विशेषकर कोरस गाने वाली जो लड़कियां थी और जो संगीतकार थे, के साथ बहुत ही आत्मीय संबंध थे, सरल एवं सम्मानजनक थे। सादगी, वे इतनी बड़ी कलाकार होने के बावजूद भी स्टूडियो में कोरस की लड़कियों के साथ जमीन पर बैठकर बातें करती थी। देखिए, एक बहुत बड़ा, या तो इंसान में क्या आ जाता, अहम आ जाता कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं क्यों भला इनके साथ गाऊं, ये तो मुझसे पीछे हैं। लेकिन नहीं, उनके अंदर एक सादगी थी और इसे ही बड़प्पन कहा जाता है। जो व्यक्ति थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलने पर जो है उछलने लगता है, अपने से नीचे वालों का यानी कि अपने से कम दर्जे वालों का सम्मान नहीं करता है, वो वास्तव में जो है उसके सम्मान के योग्य नहीं होता है। जिस व्यक्ति में सादगी होती है वो उच्च पदों में जाकर भी हमेशा बहुत ही सरल भाव से सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो लता जी जो है प्रसिद्धि पा चुकी थी, बहुत बड़ी गायिका थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो अपने कलाकारों में, विशेषकर जो कोरस की जो लड़कियां थी उनके साथ बैठ करके वो बातें करती थी। परिवार जैसा व्यवहार था। कोरस की जो लड़कियां थी वो अपने घर जैसा उनको मानती थी। अपनी बहन की शादी में वे सभी आमंत्रित थी। सम्मान, वे अपने वरिष्ठ संगीतकारों जैसे नौशाद साहब, अनिल विश्वास का बहुत सम्मान करती थी और दिवाली पर खुद उनके घर मिठाई लेकर जाती थी। इन सब बातों का जिक्र उन्होंने अपने साक्षात्कार में किया था। सहानुभूति, उन्होंने कभी भी अपने और अपने सहयोगियों के बीच बड़ा छोटा होने का भेदभाव नहीं किया, जो एक टीम के साथ के रूप में काम करने के लिए अनिवार्य है। तो जब आप किसी टीम में काम करते हैं ना, तो वहां पर आपको बड़ा और छोटे वाला भाव नहीं रखना चाहिए, और यदि आप रखते हैं तो आपका वो काम जो है फिर उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी रह जाती है। ठीक है, तो साथ में जब काम करते हैं तो उसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो एक सहानुभूति वाला भाव भी उनके अंदर था। साक्षात्कार से उभरती व्यक्तित्व या उभरती छवि, साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, चुनकर आपको लिखना है। तो चलिएगा, जैसे दृढ़ता, कृतज्ञता, दार्शनिकता, समर्पण, उत्तरदायित्व, स्पष्टता, एकाग्रता, साधना, स्पष्टवादी, विनम्रता, कठोरता, सरलता, आत्मविश्वास, उत्सव प्रिय, श्रद्धा, मानवता, अमरता, घमंड और स्वाभिमान। ठीक है, तो आप जो है इन शब्दों में लता के किन शब्दों से, किन वाक्यों से आपको पता चलता है कि ये सारे गुण जो हैं लता जी में थे। तो पहला है यहाँ, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। तो इस वाक्य से हमें पता चलता है कि वो अपने काम के प्रति कितनी एकाग्र थी और कितना वो समर्पण थी और साधना की तरह अपने काम को जो है साधती थी। ठीक है, तभी वो सफलता की उच्च शिखर पर पहुंच पाई। अगर कोई बात तुझे सही लगती है, तुम्हें सही लगती है, तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तो वो स्वाभिमानी भी थी। ये लता मंगेशकर जी के ही शब्द हैं कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई गलत कर रहा है और आप जो है सही कर रहे हैं तो आपको दूसरों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें आत्मसम्मान था
और दृढ़ता थी कि मैं सही हूं तो मैं सही कर रही हूँ। आत्मविश्वास उनके अंदर था और स्पष्टवादी थी कि हमें जो है किसी के सामने झुकने की जरूरत, क्योंकि लोग आजकल चापलूस हो गए हैं, एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, चाहे उसके लिए झूठ भी ना क्यों ना बोलना पड़े। तो हमें स्पष्टवादी होना चाहिए। गलत है तो किसी के सामने अगर आपको, अब लोगों के दो रूप हो गए हैं, लोग मुंह पे कुछ और बोलते हैं और आपके पीठ के पीछे जो है कुछ और बातें करने लग गए हैं। तो व्यक्ति को स्पष्टवादी होना चाहिए। अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो आप सामने कहिए कि आपसे ये गलत हुआ है, आपने ये गलत किया है। तो वो जो व्यक्ति जो है अपने आप में सुधार करेगा, या फिर जो भी वो सोचेगा उस पर विचार करेगा। तो हम उसके सामने, व्यक्ति के सामने अच्छी बातें कर देते हैं, उसे अच्छा कहते हैं, हाँ हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, और जैसे ही वो आपके नजरों से थोड़ी दूर और फिर जो है उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। आप स्पष्टवादी होने चाहिए। तो इन वाक्यों से जो है लता जी के स्पष्टवादी होने का, आत्मविश्वासी होने का, दृढ़ता यानी कि दृढ़ संकल्प लेने का और स्वाभिमानी होने का पता चलता है। आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है, तो विनम्रता उनके अंदर थी, कृतज्ञता थी और सरलता थी। तो इन वाक्यों से जो है क्या पता चलता है कि लता जी, विनम्रता उनके अंदर थी, कृतज्ञता थी और सरलता भी उनके अंदर थी। आगे, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं है। तो वो एक दार्शनिक थी, वो जानती थी कि आज मैं हूँ कल नहीं रहूंगी, जैसे कि आज वो हमारे बीच नहीं है। तो वो जानती थी कि, तो वो जो है एक गायककार होने के साथ साथ एक दार्शनिक भी थी, स्पष्टता थी उनके अंदर और मानवता भी तो थी, है ना। तो चलिए, इन वाक्यों से ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। चलिए इसे आप नोट कीजिए। तो ये कुछ वाक्य हैं जिनसे हमें लता जी के बारे में पता चलता है कि वो एकाग्रता, समर्पण, साधना की भावना, स्वाभिमानी थी, दृढ़ संकल्प लेने वाली, आत्मविश्वासी, स्पष्टवादी, विनम्र एवं कृतज्ञता उनके अंदर थी, सरलता थी, दार्शनिक भी थी और स्पष्ट मानवता भी थी, स्पष्टता भी थी और साथ में मानवता भी थी। चलिए, मेरे प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा? लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषता बताई? लता मंगेशकर ने संगीत की क्षमता का आकलन करते हुए क्या कहा? उस उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर के कंसर्ट में हुई घटना से संगीत के बारे में क्या पता चलता है? आपने देखा कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है और एक ही उत्तर से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ऐसा होता है ना। ये जो है एक तरफ से एक तार्किक प्रश्न है। अब नीचे दिए गए उत्तरों से अधिक प्रश्न बनाइए और कम से कम दो, है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा, जैसे यहाँ पर देखिए, संगीत में असीम शक्ति है, अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। तो देखो, आपको यहाँ पर लेखक या जो है इस प्रश्न के माध्यम से प्रश्न बनाने सिखाए जा रहे हैं कि किसी वाक्य से आप कितनी तरीके से प्रश्न बनाते सकते हो, या फिर एक उत्तर के कई प्रश्न हो सकते हैं और उसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सिर्फ इतने वाक्य से यहाँ पर इतने प्रश्न बना दिए गए हैं, 4 प्रश्न यहाँ पर बन गए हैं। सबसे पहले, लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा? लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषता बताई? लता मंगेशकर ने संगीत की क्षमता का आकलन करते हुए क्या कहा? या इन सब प्रश्नों के बारे में यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने भी क्या करना है, कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं और उनसे क्या कहा? आपने देखा अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है ना। यहाँ पर ये 4 प्रश्नों का एक ही तो उत्तर और एक उत्तर के अनेक प्रश्न हो सकते हैं, है ना। जब अनेक प्रश्नों का एक उत्तर है तो एक उत्तर के अनेक प्रश्न हो सकते हैं, है ना। तो आपको भी क्या करना है, नीचे उत्तरों से अधिक 2 प्रश्न, कम से कम तो आपको 2 प्रश्न बनाने ही हैं, अधिक से अधिक आप कितने भी प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए, उत्तर में यहाँ पर देखिए, मंगला गौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच गीत, नृत्य और सौहार्द का भाव झलकता है। ठीक है। तो प्रश्नावली,
क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर के अनुसार मंगला गौर उत्सव की क्या विशेषता थी? महाराष्ट्र के लोक पर्वों में स्त्रियों के आपसी संबंधों और उल्लास का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है? मंगला गौर जैसे पारंपरिक आयोजन में संगीत और नृत्य के माध्यम से कौन से मानवीय मूल्य प्रकट होते हैं? साक्षात्कार में स्त्रियों के बीच सौहार्द और सामूहिकता के उदाहरण के रूप में किस पर्व का उल्लेख किया गया है? तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर हैं। और अब देखिए उत्तर। लता जी का मानना था कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीतकारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी। तो ये उत्तर हैं और इससे प्रश्न बने हैं इतने सारे। तो यहाँ पर भी देखो उत्तर क्या था, क्या कहा था प्रश्न में कि एक उत्तर के कई प्रश्न हो सकते हैं। आपने भी एक उत्तर के कई प्रश्न बनाने हैं, कम से कम 2 प्रश्न तो बनाने ही बनाने हैं। तो अपनी पाठ्य पुस्तिका के जो पीछे अभ्यास प्रश्न हैं वहां से आप उत्तर उठाइए और प्रश्न बनाइए, प्रश्न से आप उत्तर बनाइए, उत्तर से प्रश्न बनाइए। तो ये यहाँ एक प्रश्न है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।